नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप यादव और आप देख रहे हैं स्टेट न्यूज टाइम्स। 2014 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक नारा काफी वायरल होता है। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। उसके बाद 2019 में उनका एक और नारा आ जाता है, मोदी है तो मुमकिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब से देश की सत्ता संभालते हैं, तभी से तमाम विदेशी दौरा कर कर विदेश नीति मजबूत करने में जुट जाते हैं। लेकिन शायद देश के इतिहास में पहली बार हो रहा है कि पड़ोसी राज्य, छोटा सा मुल्क, हिंदू राष्ट्र नेपाल भी हमसे आंख से आंख मिलाकर बातें करना शुरू कर दिया है। इन सब तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं भूपेंद्र रावत जी, जो कि लगातार अपनी राय बेबाकी से रखने के लिए जाने जाते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। नमस्कार सर, क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह से शायद देश के इतिहास में पहली बार ये हो रहा है कि पड़ोसी राज्य जो नेपाल है वो हमारे आंख से आंख मिलाने की मतलब बात कर रहा है। अभी तक जो मोदी सरकार आंख दिखाने की बात किया करते थे, लेकिन उल्टा हो जा रहा है, ऐसे क्यों? नहीं नहीं, देखिए संदीप, नेपाल के साथ हमारे रिश्ते कभी आंख दिखाने और आंख झुकाने के नहीं रहे हैं। एक बहुत सबसे ज्यादा सौहार्दपूर्ण दुनिया में यदि किसी देश के साथ में भारत के संबंध रहे तो नेपाल के साथ जी। लेकिन अगर जब हम बात करते हैं मोदी है तो मुमकिन है, हमारे सेना अध्यक्ष का एक बड़ा बयान आया कि सीमा पार स्थिति नियंत्रण में है। मैं चीन का जिक्र कर रहा हूं। हाँ, हमारे सेना प्रमुख बोलते हैं कि सीमा पार स्थिति नियंत्रण में है और दुनिया बोल रही है कि सीमा पार 60 किलोमीटर अंदर भारत की सीमा चीन के नियंत्रण में है। समझ रहे हैं आप उसको? जी बिल्कुल। आप समझ रहे हैं? तो कौन सी स्थिति नियंत्रण में है? हमारे देश का 60 किलोमीटर अंदर का हिस्सा कब्जा कर लिया चीन ने। हाँ। और हम बोल रहे हैं, हमारे सेना प्रमुख कह रहे हैं स्थिति नियंत्रण में है। और हमारे देश के गृह मंत्री, जिस समय चीन हमारे 60 किलोमीटर अंदर कब्जा कर चुका है और हमारा देश कोरोना काल में है और हमारे देश के अंदर हम विश्व में न केवल चौथे नंबर पर, हम नंबर 1 पर पहुंचने वाले हैं अगर पूरी ईमानदारी के साथ में आज कोरोना की जांच जाए, है ना? बिल्कुल। कोरोना महामारी के मामले में विश्व में 1 नंबर पर पहुंचने वाला भारत, और भारत में पार्ट 2 मोदी के दूसरे कार्यकाल की पहले साल की वर्षी का जश्न मनाया जा रहा। तो एक तरफ राजधानी दिल्ली में जो लोग जिनकी जान जा रही है कोरोना से, आप हैरान होंगे जान करके संदीप, शमशान घाटों में कतार लगी हुई है। 4-4, 5-5 दिन तक लाशों को जलने का नंबर नहीं आ रहा है। मैं राजधानी दिल्ली का जिक्र कर रहा हूं। जी बिल्कुल। राजधानी दिल्ली का मैं जिक्र करना चाहता हूं, जहां एक वरिष्ठ पत्रकार को गुहार लगानी पड़ी। राहुल गांधी ने मदद के लिए भेजा। उनके ससुर और उनकी सास का भी देहांत होता है उनके साथ में। समझ रहे हैं? पूरा परिवार उनका कोरोना के चपेट है, उनके बच्चे भी कोरोना से। संदीप, दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि हमारे देश के केंद्रीय मंत्री अपर सचिव की मैं बात कर रहा हूं, उस आईएएस अधिकारी को, अपने पति आईएएस अधिकारी को हॉस्पिटल में मात्र 1 बेड उपलब्ध कराने के लिए रात को 3 बजे धरना देना पड़ता है। अभी तो कुछ भी आंकड़े दिल्ली के नहीं है। हम ये कह रहे हैं कि एक तरफ हमारा देश कोरोना के महामारी झेल रहा है, जो कुछ लोग घरों में मर रहे हैं, कुछ लोग एम्बुलेंस में मर रहे हैं, कुछ लोग हॉस्पिटल पहुंच करके मर रहे हैं। और आपको बताता हूं कि लाशों की अदला बदली हो रही है हॉस्पिटलों में। और गुजरात का तो बहुत बड़ा बुरा सीन है। आपको पता होगा, गुजरात हाईकोर्ट ने कहा कि मुर्दा घास से भी बदतर दशा हो गई हॉस्पिटलों की। जिन जजों ने ऐसा बात करके सवाल खड़ा किया था, उनका तबादला कर दिया गया। मुझे बताइए, मैं जरा जानना चाहता हूं, जो आज हम बात कर रहे हैं नेपाल के साथ, नेपाल ने तो बिल्कुल, मैं ये कहता हूं कि जो नक्शा अभी तैयार प्रस्ताव पास कर दिया अपनी संसद में, उसमें भारत का बहुत बड़ा हिस्सा दिखा दिया। मोदी तो गए थे, मोदी नेपाल न केवल पैसा लेकर गए थे, इनका एक दत्तक पुत्र भी था नेपाल में जब लेकर गए थे। बिल्कुल। हम चाह रहे हैं कि इस व्यक्ति के पास विदेश नीति अगर होती
तो हमारे देश का सबसे अटूट मित्र नेपाल आज हमारे साथ में ऐसी दशा न कर रहा होता। सर मैं समझता हूँ, बहुत अच्छी होती, जी विदेश नीति अच्छी होती हाँ संदीप, हाँ तो समझ लीजिएगा जिस चीनी राष्ट्रपति को उसने झूला झुलाया और जिनके साथ जाकर चीन में सेल्फी खेला और हमारे देश से कह रहे हैं लोकल को वोकल बोल रहे हैं संदीप, जिन एलईडी के माध्यम से लोकल को वोकल बोलने का तड़ी पार रह चुके हमारे गृह मंत्री जश्न मना रहे 1 साल का, वो सारे के सारे एलईडी चीन के हैं। तो अब आप समझ लीजिएगा, क्या चीन से आपने जो यूरोप की खराब रैपिड टेस्ट किटों की खेप थी वो भारत मंगवाई और 250 किट चीन से खरीद करके 600 की बिकवाई, और क्या उसकी कमीशन में ये एलईडी मंगवाई है क्या? और कहीं ये तो नहीं है कि इस सारी कमीशन खोरी के मसले में 60 किलोमीटर भारत का हिस्सा चीन को दिया जा रहा हो और नेपाल और भारत का विषय खड़ा किया जा रहा हो? मुझे शंका है, मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है चीन के साथ में 60 किलोमीटर का हिस्सा तय करके। क्या कारण हो सकता है? आपको अभी मैं लद्दाख का जिक्र कर रहा हूं, इससे पहले अरुणाचल की बात आपको करनी चाहिए। अरुणाचल में भाजपा के ही सांसद संसद के अंदर बोल चुके हैं कि बहुत बड़े भूभाग पर चीन का कब्जा है, लेकिन हम सब मौन, समृद्ध को ना दोष घुसाई। आप रोज पाकिस्तान की बात करेंगे, जिस पाकिस्तान के आतंकवादी भारत की जेल में बंद थे और आपकी ही संघ परिवार की सरकार ने बाकायदा इज्जत के साथ उनको जेल से छुड़ा करके जहाजों में बिठाकर कंधार पहुंचाया था, और आज वो संघ इशारे पर जब चाहे तब पाकिस्तान से पटाखा दागते हैं जब जब संघ का इशारा होता है। मुझे लगता है कि नेपाल और भारत की लाइन खड़ी करने के पीछे का जो क्रोनोलॉजी है वो असल ध्यान है नरेंद्र मोदी की सरकार, चीन ने जो कब्जा कर लिया 60 किलोमीटर का हमारे भारत के हिस्से में अंदर घुसकर, उससे ध्यान भटकाने का षड्यंत्र है जी। लेकिन एक तरफ से एक तरफ कोरोना का जिस तरह के संकट लगातार बढ़ रहा है, हम चौथे स्थान पे हैं अगर ऑफिशियली बात करें तो, अभी डेटा जितना आया है उसी के हिसाब से बात करेंगे हम पहले नंबर की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ देख रहे हैं आप, ये जनसंवाद रैली किया जा रहा है डिजिटली माध्यम से, ये जो है वर्चुअल रैली किया जा रहा है। बिहार का चुनाव देखते हुए बिहार में किया गया, उसके बाद दिल्ली में भी जो 6 साल का उनका जो दूसरा कार्यकाल 1 साल पूरा हो गया, तो दिल्ली में कल स्मृति ईरानी जी का जनसंवाद हुआ था। आज राजनाथ सिंह जी का जम्मू कश्मीर के लिए जनसंवाद हुआ था 11 बजे आज। तो ये सब जो रैली किया जा रहा है, इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत है कोरोना का संकट, इसको कैसे बचा जाए, इससे इस पर चर्चा करने के बजाय ये लोग बातें कर रहे हैं कि पिछला हमारा साल कैसे बीता, इन सब का कैसे गुणगान किया जाए, इन सब का कैसे फायदा लिया जाए बिहार इलेक्शन में, बंगाल इलेक्शन में। इसको आप कैसे देखते हैं? मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं। एक बात आप देखिए कि हमारे देश में रामनवमी की बहुत महत्ता है। बिल्कुल। भारत के लोगों ने रामनवमी नहीं मनवाई कोरोना को लेकर के। मैं दूसरा जिक्र करना चाहता हूं ईद का। अगर देखिए, मुस्लिम समुदाय में सबसे बड़ा त्योहार दुनिया में ईद होता है। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने बहुत शालीनता के साथ अपने घर के अंदर ईद का त्योहार मनाया। मैं तीसरा जिक्र करना चाहूं, आज मैं गया था, मेरे दोस्त हैं, मेरे अजीज मित्र का देहांत हो गया परसों। लोग अपने मित्रों के दाह संस्कार में शामिल नहीं हो पा रहे हैं, परिजन अपने परिजनों के दाह संस्कार नहीं कर पा रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूं, ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि सोचना पड़ेगा इस मोदी सरकार को कि जहां किसी का प्रेमी, किसी का परिवार का चहेता, किसी का दोस्त का अगर अंतिम यात्रा हो उसमें शरीक नहीं हो पा रहे हैं सब लोग कोरोना महामारी के कारण। ये बेशर्म लोग, 4 बातें मैं कहना चाहता हूं। बेशर्म इसलिए कहूंगा कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार आने से पहले, जब 14 का जिक्र आप करते हैं संदीप, हमको नहीं भूलना चाहिए, नरेंद्र मोदी ने कहा कि 1 लाख करोड़ रुपए सालाना का घोटाला करती थी पिछली सरकार। तो 6 साल हो गए, 6 लाख करोड़ रुपए तो मोदी सरकार के पास ये बचे, क्योंकि मोदी सरकार घोटाला नहीं करती है। मोदी जी दूसरी बात की, हमारा लाल किला गिरवी रखा, तो जो पैसा लिया लाल किला गिरवी रखने का, वो पैसा भी मोदी जी के पास है। मोदी जी ने कहा कि मैंने एक अपील की और करोड़ों लोगों ने सब्सिडी छोड़ दी थी, वो सब्सिडी का पैसा भी मोदी सरकार के पास बचा होगा, ये मैं मानता हूं। और इसके अलावा मोदी जी ने कहा था कि मैंने जो पेंशन लोग लेते थे, मैंने पेंशन ना लेने का अपील किया, करोड़ों लोगों ने पेंशन लेनी बंद कर दी। इसके अलावा आपको मालूम हो कि मोदी सरकार ने रेल को बेचा, आपको मालूम होगा भेल को बेचा,
आपको मालूम होगा गेल को बेचा, आपको मालूम होगा सेल को बेचा। भाई गेल, बेल, सेल, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसको बोलते हैं नवरत्न भारत के बेचे। और मोदी सरकार ने इसके अलावा क्या काम किया? इसके अलावा आपको बताता हूं, विश्व बैंक से और रूस के एडीबी बैंक से 190 अरब रुपए भारत में कर्ज लेकर आई है। और इसके अलावा प्रधानमंत्री राहत कोष की जगह पीएम केयर का गठन किया गया संदीप। तो पैसा बहुत ज्यादा संख्या में प्रधानमंत्री के पास आया। जो काम ये बता रहे हैं उस काम मैं बताता हूं, 4 काम बता रहे हैं संदीप। एक, ये बता रहे हैं कि हमने राम मंदिर का रास्ता खुलवा दिया। या तो सरकार साफ साफ बताए क्या सुप्रीम कोर्ट में बैठे जजों को रिश्वत दी गई थी क्या? अगर रिश्वत नहीं दी गई तो मुफ्त का काम है, एक बात, इसमें पैसा नहीं लगता। दूसरी बात ये, हमने धारा 370 हटा दी। धारा 370 हटाने के लिए कोई रिश्वत दी क्या किसी को? उसमें भी खर्च नहीं हुआ। तीसरी मैं तो बात ये कह रहे हैं, हमने 3 तलाक का मामला खत्म कर दिया, इसमें पैसा नहीं लगता। और चौथी बात कह रहे हैं कि हमने हमारे देश के संविधान के आत्मा धर्मनिरपेक्षता की हत्या करके विभाजनकारी कानून सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट बना डाला, इसमें भी पैसा नहीं लगता। तो पैसा कहां गया आप समझ लीजिएगा। पैसा बैंक भी कंगाल है, बैंकों के पास पैसा नहीं है, उद्योगों पर ताले लग रहे हैं, व्यापारी आत्महत्या कर रहे हैं, किसान भुखमरी से आत्महत्या कर रहे हैं। किसान के पास पैसा नहीं, व्यापारी के पास पैसा नहीं, उद्योगपति के पास पैसा नहीं, सरकार के पास पैसा नहीं, मजदूर के पास पैसा नहीं है। तो पैसा कहां गया मोदी को बताना चाहिए, पैसा कहां गया। तो आप पैसे का ध्यान ना रखें, इसलिए हम भारत पाकिस्तान करेंगे, इसलिए हम भारत और नेपाल करेंगे, इसलिए हम भारत और चीन करेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी को साफ साफ बताना चाहिए। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं, ये जो अभी नरेंद्र मोदी की सरकार जगह जगह जा करके ये जो मैं कहूंगा कि एक तरीके से भारत को शमशान बना करके और साल का जश्न मनाने जा रही है, इस नालायक सरकार से आपको और हमको पूछना चाहिए। क्या पूछना चाहिए? इस मोदी सरकार ने कहा था भारत में कोरोना नहीं आएगा, हम मान गए थे भारत में कोरोना नहीं आएगा। हमने कोई विरोध किया क्या? जिन्हें कहा नहीं आएगा हम मान गए, फिर कोरोना आ गया। तो फिर जब बोला था कि कोरोना नहीं आएगा तो कोरोना क्यों आया? फिर हम सबसे कहा, बोला थाली थाली बजाओ, लोगों ने थाली बजाई, ताली बजाई, घंटी घड़ियाल बजाए, फिर भी कोरोना क्यों नहीं गया? फिर कहा कि देखो 18 दिन के अंदर हमने महाभारत जीता। मुझे नहीं पता मोदी कौरव या पांडवों में किसके घर पैदा हुए थे, तब मुझे नहीं मालूम। आज पूछता मैं, लेकिन कौरव और पांडव तो दिखते हैं, कोरोना का वायरस दिखता भी नहीं है। तो फिर एक बात आई कि साहब 21 दिन में कोरोना चला जाएगा। असल में देखिए एक बात बताऊं, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री फर्जी, इस पर सवाल उठता है। इस आदमी की शादी पर सवाल उठता है क्योंकि पत्नी साथ नहीं रखती। इस आदमी की चाय बेचने के धंधे पर सवाल उठता है क्योंकि किसी ने देखा नहीं है। इस आदमी की पढ़ाई पर सवाल, चाय पर सवाल, इसकी शादी पर सवाल, ये पाकिस्तान गए उस सौदे पर सवाल। इस आदमी ने दावा किया था 15-15 लाख रुपए मिलेंगे, उस पर सवाल नहीं मिला। 2-2 करोड़ को रोजगार मिलेगा, वो नहीं मिला। सबके अच्छे दिन आएंगे, वो नहीं आए। किसानों को लाभकारी मूल्य मिलेगा, वो नहीं आया। बोला भारत में कोरोना नहीं आया, कोरोना आ गया, छा गया भारत के अंदर। हम ये कह रहे हैं कोई एक बात। अब इसके अलावा देखिए दूसरी क्रोनोलॉजी क्या है, जो हमारे देश के अंदर 14 करोड़ मजदूरों की नौकरी, रोजी रोटी इस आदमी ने छीन ली। जो लाखों मजदूरों के पैर पैदल चलते चलते, एक बात बताइए, जब हमारे देश में सिर्फ 500 मामले थे तब मोदी जी ने भारत में रेल और बस सेवा बंद करके मजदूरों को बंधक बनाने का षड्यंत्र किया। और जब हमारे देश में 10,000 मामले रोज नए उजागर होने लग गए, आंकड़ा 2 लाख में पहुंचा तो अनलॉक कर दिया। अरे नरेंद्र मोदी ने कहा कि जो काम कर रहे फैक्ट्रियों में, कंपनियों में, उन सब लोगों को नौकरी से नहीं निकाला जाएगा और सबको तनख्वाह मिलेगी। हम मान गए थे। और सुप्रीम कोर्ट में क्या कहा संदीप? सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने कहा नहीं नहीं, हमने ये नहीं कहा था, हमने ये झूठ इसलिए बोला था ताकि कामगार जहां है वही रहे, अपने गांव वापस न जाए। मतलब आप समझ लीजिएगा, कोरोना काल में भी झूठ। हम आपको बताना चाहते हैं, मोदी सरकार को मालूम है, अभी तो ये चीन से मंगाई एलईडी पर भाषण दे रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं, इनका एक परिवार है, यहूदियों का परिवार है जिसके ये गुलाम है। आप समझो, पहले आपने कहीं देखा मोहन भागवत को कहीं लोगों को रोटी पानी, केला पानी बांटते हुए देखा कहीं संदीप?
कहीं आपने पूरे कोरोना काल में जब शुरू में पुलिस खाल उतार रही थी, पैरों से मजदूरों के पैदल चलते हुए खाल निकल रही थी और भूख से मजदूर मर रहे थे, गाड़ियों से रौंद के मर रहे थे, रेल से कट के मर रहे थे, गाड़ियों के पलटने से मर रहे थे, तब गृह मंत्री भारत का लापता था, लापता। लोगों ने खोजबीन करनी चाहिए, नहीं मिला गृह मंत्री। अब गृह मंत्री दिख रहा है, रक्षा मंत्री दिख रहा है, और उनकी एक और है स्मृति ईरानी, वो कह रही हमने 80 करोड़ लोगों को राशन पहुंचा। इसका मतलब 80 करोड़ घरों में राशन पहुंचा दिया आपने। राजधानी दिल्ली में दावा करता हूं अरविंद केजरीवाल और नरेंद्र मोदी को, हमारे देश में विभाजनकारी कानून सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट के लिए मिस कॉल मारने वाली मिस कॉल, ये मोदी सरकार ने कहा हमारे पक्ष में मिस कॉल मारो। मैं नालायकों से कहता हूं, नालायकों एक बार मिस कॉल जरा उसके लिए निकालो कि देश में भूख से कितने लोग मर रहे हैं, रोजी रोटी जिनके घर में खाने के लिए अन्न नहीं है, खाने के लिए अन्न का दाना नहीं है, उनके लिए जरा मिस कॉल का नियम निकालो ना भैया, फिर पता लग जाएगा। मैं ये बात कहना चाह रहा हूं, हमारे देश के अंदर इस व्यक्ति की विदेश नीति अच्छी होती तो नेपाल ऐसा नहीं कर रहा होता, चीन 60 किलोमीटर कब्जा नहीं करता। इस व्यक्ति की स्वदेश नीति अच्छी होती तो मोहम्मद अखलाक से लेकर पहलू खान और जुनैद की हत्या नहीं होती। आप समझ रहे हैं ना? इस व्यक्ति की विकास नीति बहुत अच्छी होती तो देश के प्रति नियत ठीक होती। तो जिस दिन 30 जनवरी को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना आपातकाल घोषित किया था, भारत में एक मामला उजागर हो चुका था। मैं भारतवासियों से जो आपके चैनल पर सुनेंगे मेरी बात को, मैं उनसे आग्रह करना चाहता हूं कि हमको नहीं भूलना चाहिए चीन के साथ में 1000 किलोमीटर लंबी सीमा जुटी हुई है वियतनाम की, और वियतनाम पर 20 साल तक अमेरिका ने बम वर्षा की। वियतनाम जैसे गरीब देश ने अमेरिका को भी हराया और इस समय कोरोना को भी हरा डाला है। इस नालायक ने हमारे देश को कोरोना में झोंक दिया, न देश को कोरोना से बचा पाया, न चीन से सीमा बचा पा रहा है, तो नेपाल से विवाद और बढ़ा रहा है, हमारे देश का रोजगार नहीं बचा पाया, हमारे देश का विकास दर नहीं बचा पाया। अब तो देश वहां पहुंच चुका है संदीप, 1947 से भी बुरी दशा में पहुंचा चुका है। जी, एक छोटा सा सवाल, लास्ट सवाल होगा मेरा, जो ये नेपाल है, ये मित्र राष्ट्र हुआ करता था हमारा, वहां भी हिंदू ज्यादा होते थे, यहाँ भी हिंदू हैं, तो ये होता था कि वो जो मतलब क्योंकि वहां पर गोरखा रेजिमेंट है, हम वहां पर काफी लोग यहाँ पर नौकरी भी करते हैं नेपाल के, तो ऐसे क्या, कौन सी नीति ऐसी मोदी सरकार ने ऐसे क्या कर दिया कि मतलब उससे भी हम दुश्मनी मोल ले रहे हैं, वो भी हमें मतलब कि एक मतलब कि आंख दिखाने के मतलब लायक हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, मैं अगर संदीप तुम इस बात पे जाओगे तो जिस दिन नरेंद्र मोदी पहली बार एक युवा को वहां लेकर गए और बोले ये मेरा दत्तक पुत्र है और ये मेरे को फुटपाथ पर भूख से तड़पता हुआ मिला, उस दिन इसने पूरे नेपाल का अपमान किया हमारे देश के प्रधानमंत्री ने। मैं दावे से कह सकता हूं अगर नेपाल की दशा खराब है, नेपाल यदि गरीब है, नेपाल यदि कमजोर है, तो उसमें भारत की बहुत बड़ी भूमिका है। मैं एक बात बहुत साफ साफ कहना चाहता हूं, प्रधानमंत्री भारत का अकेला नरेंद्र मोदी नहीं है, पहले भी प्रधानमंत्री रहे, मोदी के जाने के बाद भी लोग प्रधानमंत्री बनेंगे। मुझे बहुत दुख और अफसोस के साथ जो तुमने सवाल के जवाब दे रहा हूं, जिस दिन नरेंद्र मोदी ने यह कहा कि नेपाली भारत में जाकर 12 साल का बच्चा भी फुटपाथ पर भूखा प्यासा मिलता है, उस दिन नेपाल का सम्मान नहीं बढ़ा था, नेपाल का अपमान किया इस व्यक्ति ने। और मैं ये बात भारतीय होने के बाद कह रहा हूं, अगर मैं नेपाली होता तो मैं बहुत पुरजोर ढंग से मोदी का खुद उतारता इस मसले को लेकर के, लेकिन मैं कह रहा हूं ये अपमान किया गया, ये अपमान का बदला अब वहां का देखिए। ये बताइए, हमारा पड़ोसी देश है, हमारा मित्र देश है, हर तरीके से हम मदद करते रहे, हमारा देश भी गरीब है, हमने जितनी मदद करनी उतनी करते रहे। हमारे किसी प्रधानमंत्री, सुनिए, नरेंद्र मोदी से पहले जो प्रधानमंत्री हुए, कभी किसी प्रधानमंत्री ने यह नहीं कहा हमने भूटान की कितनी मदद की है, हमने बांग्लादेश की और क्या कहते हैं नेपाल की कब कितनी मदद की है, कभी नहीं कहा। इन तीनों देशों को लेकर श्रीलंका की कितनी मदद की है, हमने अपने पड़ोसी देशों में कहा किसकी मदद की है। पहला व्यक्ति है नरेंद्र मोदी जिसने डंके की चोट पर नेपाल और नेपालियों का अपमान किया और कहा कि मैं इस दत्तक पुत्र को लाया हूं। दोबारा जब गए तो दत्तक पुत्र क्यों नहीं मिला, मैं जरा जानना चाहता हूं, वो दत्तक पुत्र अपने धर्म पिता को मिलने क्यों नहीं आया?
उसके माँ बाप इसको मिलने क्यों नहीं आए, ये सवाल भी है। मैं ये बात इसलिए कहना चाह रहा हूं, जो आपने कहा ये सवाल बहुत साफ शब्दों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने निश्चित तौर पर, क्योंकि देखिए इस व्यक्ति को, ये व्यक्ति नहीं, एक व्यवस्था है हमारे देश के अंदर, वो है संघ परिवार, आप समझ रहे हैं ना। उसकी दीक्षा और उसकी शिक्षा है मेरे सवाल उठाने से और नरेंद्र मोदी के सुनने से बहुत ज्यादा अंतर नहीं आएगा। नरेंद्र मोदी जी की मनोदशा को समझने के लिए आपको संदीप जाना पड़ेगा। मोदी ने कहा कि देखिए मैंने देखा जब कोरोना काल में मोदी जी को सड़कों पर चलती हुई लाखों महिलाएं, गर्भवती महिलाएं भूखी प्यासी नहीं दिखी, उन करोड़ों मजदूरों के पैरों से खाल निकल के पश टपकने लगा वो नहीं दिखा, जिनको गाड़ियों से रौंदा गया वो नहीं दिखे, जो रेल से कटे वो नहीं दिखे, जो गाड़ियों के पलटने से दबके मरे वो नहीं दिखे, जो चौराहा में खुले रास्तों पर बच्चे जन रही थी वो महिलाएं नहीं दिखी। क्या दिखा? कहा कि हमको किस्म किस्म के नए नए पक्षियों की चींचाहट सुनाई रही है। हमने देखा सोशल मीडिया में कि जंगली जानवर भी सड़कों पर टहल चहल कदमी कर रहे हैं, और हमने देखा सुदूर पहाड़ी, हमको सुदूर पहाड़ी नहीं थी, वो हिमालय का जिक्र था। तो आप समझ लीजिएगा कि हमारे देश के करोड़ों मजदूरों की दशा, उनकी मौत, उनकी लाश, उनके शव, उनकी भूख, उनके बच्चे जन्ने की कष्ट मोदी जी को नहीं दिखे। मोदी जी को उससे ज्यादा वरीयता दिखी पक्षियों की चींचहाट में, पशुओं की चहलकदमी में, और दूर दराज दिखने वाले हिमालय के फोटो में ज्यादा दिलचस्पी थी। आपको देखना पड़ेगा कि रंगीन मिजाज का आदमी है। उस व्यक्ति का चश्मा देखिए, वो लोकल को वोकल कहते हैं। जो आदमी 10 लाख का सूट पहनता, विदेश से चश्मा मंगाता हो और एलईडी चीन से मंगाता और चीन को कहता हो कि हमारे, और लास्ट में हमसे क्या कहा जा रहा है, भारत के लोगों से कहा जा रहा है कि सीमा पर स्थिति नियंत्रण में है। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी की सरकार ने झूठ बोल रही है, थल सेना प्रमुख झूठ बोल रहे हैं। सीमा पर 60 किलोमीटर अंदर चीन का कब्जा है। जी, चलिए सर, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।